हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम करने जा रहे हैं नाटक ध्रुव स्वामी से जुड़ा हुआ एक अन्य प्रश्न। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है, नाटक के तत्वों के आधार पर ध्रुव स्वामी नाटक की समीक्षा कीजिए, अथवा ध्रुव स्वामी नाटक की तात्विक समीक्षा पर अपने विचार दीजिए। आइए इस पर विचार करते हैं। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का एक सुप्रसिद्ध नाटक है। नाटक के तत्वों के आधार पर यह एक सफल रचना मानी जा सकती है। भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक के जो तत्व स्वीकार किए हैं, आइए उनके आधार पर इनकी समीक्षा करते हैं। सबसे पहले है कथा वस्तु। ध्रुव स्वामी एक ऐतिहासिक नाटक है, अतः उसकी कथा वस्तु इतिहास सम्मत है। चंद्रगुप्त अपने पिता समुद्रगुप्त द्वारा साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, किंतु उसकी मृत्यु के पश्चात रामगुप्त शिखर स्वामी के षड्यंत्र द्वारा राजा बन बैठता है। चंद्रगुप्त आंतरिक कलह को टालने हेतु अपने समस्त अधिकार त्याग देता है। फलस्वरूप उसकी वाग्दत्ता ध्रुव स्वामी के साथ रामगुप्त बलपूर्वक विवाह कर लेता है। रामगुप्त अत्यंत अयोग्य एवं कायर व्यक्ति है। वह ध्रुव स्वामी पर संदेह करता है कि वह अपने मन में चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम रखती है। ध्रुव स्वामी पूर्णतः उपेक्षित रहती है। यद्यपि ध्रुव स्वामी का विवाह अग्निदेव को साक्षी मानकर किया गया था, किंतु उसे रामगुप्त से कभी पति सुख प्राप्त नहीं हुआ। ध्रुव स्वामी उसे मधप्य, कायर एवं क्लीव समझकर घृणा करती है। शक्राज उसके राज्य पर आक्रमण कर देता है तथा उसके शिविर को घेर लेता है। युद्ध की संधि हेतु ध्रुव स्वामी को अपने लिए एवं अपने सरदारों के लिए सामंतों की स्त्रियों को उपहार में देने की शर्त रखी जाती है। कायर रामगुप्त इसे स्वीकार कर लेता है। ध्रुव स्वामी रामगुप्त की इस बात को नहीं मानती और आत्महत्या करना उचित समझती है। उसी समय चंद्रगुप्त आकर उसे आत्महत्या करने से रोकता है तथा उसके स्थान पर स्वयं ध्रुव स्वामी के वेश में सामंतों की स्त्रियों के साथ शक्राज की हत्या करने की एक अब प्रोग्राम या एक कहें व्योत रचता है। चंद्रगुप्त अपनी बुद्धि एवं वीरता द्वारा समंतकारों का कुमारों का हृदय जीत लेता है। इस प्रकार चंद्रगुप्त अपने वंश की लाज रख लेता है, किंतु रामगुप्त विजय का समाचार सुनकर वहां पहुंचता है तथा विरोध करने पर वह समंत कुमारों एवं चंद्रगुप्त को बंदी बनाने के लिए सैनिकों को आदेश देता है। ध्रुव स्वामी इसका कड़ा विरोध करती है और रामगुप्त के सैनिक उसे भी बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त बेड़ियों को तोड़कर मुक्त हो जाता है तथा अपने अधिकारों की मांग करता है। उधर पुरोहित भी ध्रुव स्वामी की रामगुप्त के राक्षस विवाह से मुक्त कर देता है तथा रामगुप्त की प्रताड़ना करते हैं। रामगुप्त अवसर पाकर चंद्रगुप्त पर वार करना चाहता है, किंतु एक सामंत कुमार उसी समय रामगुप्त पर प्रहार करके उसे गिरा देता है। सभी सामंत कुमार और सैनिक ध्रुव स्वामी एवं चंद्रगुप्त की जय जयकार करते हैं तथा इसके साथ ही नाटक समाप्त हो जाता है। अतः नाटक के कथानक को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ध्रुव स्वामी नाटक का कथानक अत्यंत लघु है। इसमें इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय है। कथानक 3 अंकों में विभाजित तथा सुगठित है। इसमें कथानक के विकास की सभी अवस्थाएं विद्यमान है। प्रस्तुत कथानक से उत्सुकता एवं न्यूनता उद्भावनाएं निरंतर बनी रहती हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास पात्र अथवा चरित्र चित्रण। ध्रुव स्वामी एक लघु नाटक है, इसलिए इसमें पात्रों की संख्या भी अपेक्षाकृत कम है। चंद्रगुप्त, रामगुप्त, ध्रुव स्वामी, शक्राज, मिहिरदेव, शिखर स्वामी, शक्राज के अन्य सैनिक आदि ऐसे ऐतिहासिक पात्र हैं। इनके अतिरिक्त कोमा, मंदाकिनी आदि कई काल्पनिक पात्र भी हमें इस नाटक में दिखाई देते हैं। इस नाटक के ने पात्रों के चरित्र चित्रण में तुलनात्मक विरोध की शैली का प्रयोग किया है। तुलनात्मक विरोध का भाव रामगुप्त और चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी और कोमा के चरित्र चित्रण में विशेष रूप से देखा जा सकता है। पात्रों के अंतर्मन के द्वंद्व का चित्रण भी अत्यंत सूक्ष्मतापूर्ण किया गया है, जिससे पात्रों के आंतरिक व्यक्तित्व का आभास भी हमें होता हुआ दिखाई देता है।
ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष के कारण अत्यंत सजीव बन पड़ा है। चंद्रगुप्त का स्वर ध्रुव स्वामिनी के स्वर से मिलता है। वह अन्याय का विरोध करती है। कोमा अत्यंत भावुक नारी है। वह प्रेम की कसक और पीड़ा को सहन नहीं करती है। शक्राज की मृत्यु के पश्चात उसकी यह पीड़ा और भी तीव्र रूप से उभर कर सामने आती है। रामगुप्त के चरित्र में खलनायक की विशेषताओं का समावेश किया गया है। हिजड़ा, कुबड़ा और बोना के चरित्र के माध्यम से हास्य व्यंग की योजना भी की गई है। नाटक के सभी पात्रों के चरित्र का विकास अत्यंत सहज एवं स्वाभाविक बन पड़ा है। नंबर 3 है जी हमारे पास संवाद योजना। संवाद नाटक का महत्वपूर्ण तत्व है। संवादों के माध्यम से नाटककार जहां कथानक को गति प्रदान करता है, वहां पात्रों के चरित्र के रहस्यों का उद्घाटन भी करता है। ध्रुव स्वामिनी के संवाद अत्यंत सरल, सहज एवं स्वाभाविक बन पड़े हैं। ध्रुव स्वामिनी के संवाद भावानुकूल एवं पात्रानुकूल भी हैं। इसके संवादों में कहीं भी अनावश्यक विस्तार दिखाई नहीं देता। संवाद छोटे, चुस्त एवं पैने हैं। संपूर्ण नाटक में कहीं भी ऐसा विवाद नहीं हुआ जो मूल विषय से हटकर किया गया हो। संवादों में तीव्र वेग है। फलस्वरूप कथानक की गति में भी तीव्रता का समावेश दिखाई देता है। संवादों के कारण ही कथानक में निरंतरता का प्रवाह बना हुआ है। नाटक में कहीं कहीं स्वगत कथनों का प्रयोग भी किया गया है। ध्रुव स्वामिनी के स्वगत कथनों द्वारा उसके अंतर्द्वंद को अभिव्यक्त किया गया है तथा साथ ही कथानक की संपूर्ण स्थिति से भी परिचित करवाया गया है। इसी प्रकार कोमा के स्वगत कथन इसके प्रकम को उद्घाटित करने में सहायक सिद्ध हुए हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक में लेखक ने नाटक की समस्या को उजागर करने के लिए संवादों का सार्थक प्रयोग किया है। नाटक में चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के साथ ही सर्वाधिक अन्याय हुआ है। यही कारण है कि इन 3 पात्रों के संवाद अत्यंत आवेशपूर्ण है। संवादों के तीव्र वेग के कारण नाटक रंगमंच के अनुकूल बन गया है तथा नाटकता के गुण का समावेश भी इसमें हो गया है। संवादों में उचित वैचित्र्य और वाक चातुर्य भी दिखाई देता है। उदाहरण था नाटक में प्रयुक्त एक संवाद को हम यहाँ विचार करते हैं। रामगुप्त प्रसन्नता से, वाह क्या खूब कहा तुमने, तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति समझते हैं। ध्रुव स्वामिनी, अमात्य तुम बृहस्पति हो चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से ही क्या मनुष्य भूल नहीं कर सकता। ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रयुक्त संवाद में भावुकता की अधिकता के कारण सर्वत्र सरसता और संदिग्धता का समावेश दिखाई देता है। ध्रुव स्वामिनी और कोमा भी इस प्रकार का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं, जहां ध्रुव स्वामिनी कहती है, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। नंबर 4 पर है जी देशकाल एवं वातावरण। देशकाल और वातावरण नाटक के प्रमुख तत्व होते हैं, जिनके प्रयोग से रचना में विश्वसनीयता एवं मौलिकता के गुणों का समावेश होता है। जयशंकर प्रसाद ने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है। उनमें देशकाल एवं वातावरण की यथार्थ झलक सर्वथा दिखलाई पड़ती है। प्रस्तुत नाटक गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। इस नाटक में उस युग के राजनीतिक दाव पेचों के अतिरिक्त धार्मिक, सामाजिक मान्यताओं और परिवार के आंतरिक कलह का भी बोध हमें हो जाता है। गुप्त साम्राज्य की कुलवधु ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त के संदेह के कारण कैदियों जैसा जीवन व्यतीत करती हुई दिखाई देती है। उसके मन की भावनाएं जानने हेतु विशेष दासियों और खड्गधारियों को नियुक्त किया गया है। रामगुप्त बाह्य आक्रमणों की अपेक्षा आंतरिक षड्यंत्रों से अधिक भयभीत है। नाटक के अंत में पुरोहित कर्मशास्त्र के आधार पर ही ध्रुव स्वामिनी की मुक्ति का विधान करता है। इससे स्पष्ट है कि उस समय विवाह को धर्म पर आधारित माना जाता था। धर्मशास्त्रों में विवाह विच्छेद का प्रावधान भी था। इस संबंध में धार्मिक ग्रंथों की व्यवस्था ही मान्य थी। नाटक में तत्कालीन वातावरण की सृष्टि हेतु गुप्तकालीन शब्दावली, वेशभूषा, व्यक्तियों के नाम, अस्त्र शस्त्र, व्यवहार, रीति रिवाज, खान पान आदि का वर्णन किया गया है। इससे तत्कालीन वातावरण
संजीव हो उठता है। नंबर 5 है जी संकलन त्रय। नाटक के स्थान, समय और कार्य के संकलन त्रय का पूर्णतः निर्वाह किया गया है। सभी घटनाएं शकराज के दुर्ग अथवा गुप्त सम्राट के शिविर में ही घटित हुई हैं। संपूर्ण कार्य एक दिन से अधिक का प्रतीत नहीं होता। संपूर्ण नाटक में कार्य की एकता बनी रहती है। ध्रुव स्वामी की रामगुप्त से मुक्ति प्राप्ति तथा चंद्रगुप्त का सिंहासन पर बैठना नाटक के प्रमुख कार्य रहे हैं। संपूर्ण घटना इसी के चारों ओर घूमती हुई दिखाई देती है, अर्थात संकलन त्रय भी पूर्ण तरह से सफल होता हुआ दिखाई देता है। नंबर 6 है जी भाषा शैली। ध्रुव स्वामी नाटक में संस्कृत निष्ठ साहित्यिक भाषा का सार्थक प्रयोग किया गया है। इस नाटक में भाषा की प्रसंगानुकूलता दर्शनीय है। भाषा में ओज एवं माधुर्यपूर्ण गुण सर्वत्र दिखाई देते हैं। ध्रुव स्वामी के संवादों में प्रयुक्त भाषा ओज गुण संपन्न है। इसी प्रकार कोमा के स्वगत कथनों में प्रयुक्त भाषा में माधुर्य गुण देखा जा सकता है। संपूर्ण नाटक की भाषा में कवित्व की झलक भी दिखाई पड़ती है। नाटककार ने जहां कोमल प्रसंगों में भावुकता के साथ कल्पना का मिश्रण भी किया है, वहीं भाषा का माधुर्य गुण विशेष रूप से उभर कर सामने आया है। जैसे कि कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। नीति ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन से सायाकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। ध्रुव स्वामी नाटक में प्रसाद जी ने गीतों की योजना भी की है। इस नाटक में कुल 4 गीत आए हैं। प्रथम अंक में 2 गीत हैं। ये दोनों गीत मंदाकिनी ही गाती है। वह कसक अरे आंसू सहजा, इस गीत के माध्यम से नाटककार ने उसके मन की कोमल भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। दूसरा गीत पैरों के नीचे जलधर हो, शकराज दुर्ग की ओर प्रस्थान करने वाले सामंत कुमारों को प्रेरणा प्रदान करने वाला है। द्वितीय अंक में कोमा द्वारा भी एक गीत गाया जाता है। इस अंक में नृत्य करने वाली स्त्रियों द्वारा चौथा गीत गाया गया है। ध्रुव स्वामी नाटक में सरल, सहज, स्वाभाविक और पात्रानुकूल भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा पात्रों की मनोवृत्तियां, उनके भावों, विचारों और कार्य व्यापारों को सर्वथा अनुकूल होके चलती है। छोटे छोटे वाक्यों, शब्द शक्तियों, गुण, अलंकारों आदि के प्रयोग से नाटक की शैली आदि में अंत तक रोचकता एवं रमणीयता बनी रहती है। नंबर 7 है जी उद्देश्य। ध्रुव स्वामी नाटक का उद्देश्य महान है। लेखक ने एक और तो रामगुप्त जैसे विलासी, कायर एवं कपटी व्यक्ति के स्थान पर चंद्रगुप्त जैसे वीर, साहसी, कर्तव्यनिष्ठ, उदार और त्यागमयी राष्ट्र नायक की कामना की है, जो राष्ट्र को विदेशी आक्रमणों से रक्षा कर सकने में सफल रहता है तथा राष्ट्र में आंतरिक शांति स्थापित करने, उसे समृद्धशाली बनाने में भी अपने पूरे यत्न करता है। दूसरी ओर नारी के अधिकारों, उसकी स्वतंत्रता तथा विवाह की समस्याओं को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता हुआ भी दिखाई देता है। नाटक में ध्रुव स्वामी आधुनिक नारी की प्रतिनिधि बनकर आई है। उसकी समस्या समस्त आधुनिक नारी जगत की समस्या है। अपने अन्य नाटकों की भांति प्रसाद जी ने अपने प्रस्तुत नाटक में भी ऐतिहासिक कथानक के माध्यम से वर्तमान की समस्या को उद्घाटित किया है। प्रसाद जी ने यहाँ तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का उद्घाटन किया, वहाँ तत्कालीन धार्मिक सामाजिक विश्वासों को भी दर्शाने का भरसक प्रयास किया है। ध्रुव स्वामी में नाटककार ने छल कपट, विलासता, कायरता, हिंसा, नारी के प्रति अत्याचार आदि कुवृत्तियों के स्थान पर निश्चलता, उदारता, वीरता, साहस, त्याग तथा नारी के प्रति सम्मान की भावना आदि सद्वृत्तियों को जगाने का सफल प्रयास भी किया है। इस प्रकार नाटक में उच्च सांस्कृतिक निर्माण ही लेखक का उद्देश्य दिखाई पड़ता है। नंबर 8 है जी अभिनेता। नाटक और रंगमंच का पारस्परिक गहन संबंध है। अभिनेता की दृष्टि से नाटकों पर अनेक दोषारोपण किए गए हैं, किंतु ध्रुव स्वामी एक ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह नाटक रंगमंच के अत्यंत अनुकूल है। इसमें पात्रों और घटनाओं की अधिकता नहीं है। इसकी दृश्य योजना भी अधिक जटिल
दिखाई नहीं पड़ती। इसमें केवल 3 ही अंक हैं, प्रत्येक अंक में केवल एक ही दृश्य है। ध्रुव स्वामिनी में संकलन त्रय का भी पूर्णतः निर्वाह किया गया है। कथा वस्तु अत्यंत सरल एवं प्रभावमयी है। संवाद अत्यंत सरल, स्वाभाविक एवं पात्रानुकूल है। उनमें कहीं भी क्लिष्टता या जटिलता दिखाई नहीं देती। संवाद अत्यंत छोटे एवं सार्थक हैं। लेखक ने नाटक में यथा स्थान रंग संकेतों का प्रयोग भी किया है। इस नाटक में केवल 4 गीतों का आयोजन किया गया है, जो सर्वथा परिस्थितियों के अनुकूल है। प्रस्तुत नाटक की भाषा सरल, सहज एवं पात्रानुकूल है। संपूर्ण नाटक में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। अतः प्रस्तुत नाटक रंगमंच के अनुकूल है तथा इसका मंचन आसानी से किया जा सकता है। धन्यवाद विद्यार्थियों।